अभी तक हम लोग मोलरता के सवाल कुछ काफ़ी लगा लिए थे। अब हम लोग देखेंगे मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेदन कीजिए। मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेदन कीजिए, इसको हम लोग देखेंगे इधर आगे। मोलरता क्या है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अर्थात मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन। लीटर में मोलरता बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या यानी जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक। तो यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। आपका ये इसका मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। अब ये आपका मोलरता हो गया। अब अगला है मोललता। मोलरता हो गया। मोललता हम लोग देखते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक। इसके पहले क्या था? 1 लीटर विलियन। यहाँ पे क्या है? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे छोटा यम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल यम छोटा यम। मोललता बराबर क्या सूत्र हो जाएगा आपका? 1000 विलायक है गुणित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे यहाँ पे जो आपका विलायक की मात्रा ग्राम में। विलायक की मात्रा ग्राम में, ये आपका सूत्र आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है? मोलरता और मोललता में उदाहरण देते हुए विभेदन करना है। तो ये आपका मोललता हो गया। मोलरता क्या था? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब यहाँ पे मोललता की बात कर रहे हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। मोललता बराबर 1000 गुणित विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की ग्राम में मात्रा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। मात्रा क्या हो जाएगा? मोल प्रति केजी। मोलरता का क्या था? मोल प्रति लीटर था। इसका मोल प्रति केजी। ये आपका हो गया। मोलरता और मोललता में अंतर। उसका मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक मोल प्रति केजी। अभी हम लोग ने मोललता और मोलरता के बारे में पढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज क्या है? विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज कहते हैं। उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए
विलेय या विलायक के ग्राम अणु, विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं को क्या कहेंगे? मोलों की संख्या कहेंगे। मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विलेय, विलय में उपस्थित विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को, ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज, उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लें, किसी विलयन में विलेय के n ग्राम अणु और विलायक के n ग्राम अणु उपस्थित हो तो क्या है? विलयन है कोई, उसमें विलेय के n ग्राम उपस्थित हैं और विलायक के भी n ग्राम अणु उपस्थित हैं, तो क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज x1 की बात कर रहे हैं, x1 बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पे मोल प्रभाज क्या है? पहला विलेय का मोल प्रभाज है। किसका है? विलेय का मोल प्रभाज क्या है? x1 बराबर n बटे n प्लस n। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? n को लिख सकते हैं छोटा m बटे कैपिटल M, छोटा w बटे कैपिटल स्मॉल m बटे छोटा w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। और विलायक के मोल प्रभाज क्या लिख सकते हैं? ये तो विलेय का था, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। x1 क्या था? विलेय का, विलायक का x2, तो क्या हो जाएगा? n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पे स्मॉल n कैपिटल N। अब यहाँ पे हम लोग उसका मान रख लिए। कैपिटल N का मान कैपिटल W बटे कैपिटल M है, बटे स्मॉल n का मान क्या है? छोटा m n बटे छोटा W बटे छोटा m प्लस फिर कैपिटल N की बात आ रही है तो कैपिटल M बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये आ गया आपका दोनों का मान। यहाँ पे अल्फा विलेय का भार और बी क्या है? ए क्या है? विलेय का भार, और बी विलायक का भार, और यम विलेय का अणु भार, और बड़ा यम विलायक का अणु भार। जो बड़ा यम है वो क्या है? विलायक का अणु भार है, विलायक का अणु भार। छोटा यम क्या है? विलेय का अणु भार है। जो छोटा है वो कम के लिए है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। जब ए क्या है? विलेय का भार है, बी विलायक का भार है। ए विलेय का भार, बी क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार हो गया। ये हो गया आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज केवल इतना, मोल प्रभाज परिभाषा का पूछ रहा है तो विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित विलेय के विलायक के विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज x1 बराबर n पान n कैपिटल N स्मॉल n प्लस n कैपिटल N। तो स्मॉल n का मान छोटा w छोटा m है, और फिर वही स्मॉल n का मान है बड़ा n का मान क्या है? कैपिटल W बटे कैपिटल M।
तो यहाँ पे हम लोग x2 का मान विलायक के मोलों से प्रभाव निकालने, तो n अपान कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस ये कैपिटल N। तो ये कैपिटल N क्या है? मोलों की संख्या है। तो कैपिटल N क्या है? कैपिटल W बटे कैपिटल M। स्मॉल n का मान W, छोटा W छोटा m प्लस बड़ा W बड़ा M। तो यहाँ पे बड़ा W जो है भार है किसका? विलायक का। और यह बड़ा M क्या है? विलायक का अणुभार है। छोटा M विलेय का अणुभार है। A क्या है? विलेय का भार है। हो गया। आगे देखते हैं हम लोग राउल्ट के नियम की। अब आगे देख रहे हैं राउल्ट। देखिए यहाँ पे आया है राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करते व्यंजक प्राप्त कीजिए। राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस नियम के आधार पर विलेय के मोल द्रव्यमान को परिकलित कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे देखिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? हम लोग लिख लें राउल्ट के नियम। राउल्ट के नियम क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं की कुल संख्या। ग्राम अणुओं की कुल संख्या के अनुपात या विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। के अनुपात या विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज अभी हम लोग ऊपर देखे ना। विलेय के मोल प्रभाज क्या था? x1 बराबर n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर होता है। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं P माइनस पी एक्स बटे P बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये क्या है? ये आपके विलेय के जो है मोल प्रभाज है। विलेय के मोल प्रभाज उसके बराबर है P माइनस पी एक्स बटे P। राउल्ट के नियम पर जो है हमको क्या निकालना है? ये आपका आ गया राउल्ट का नियम परिभाषा हो गई। क्या राउल्ट के नियम परिभाषा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात या विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम लोग बराबर कर दें। क्या है? P माइनस पी एक्स बटे P बराबर n पान n प्लस n। ये आपका मोल प्रभाज के बराबर हो गया। अब आगे उसी में कहा है इस नियम के आधार पर विलेय मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें विलेय राउल्ट के नियम से विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजक। अब देखिए आप राउल्ट के नियम से क्या अभी हम लोग पढ़े P0 माइनस पी एस अपान P0 बराबर n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हम लोग पढ़े थे। पहला समीकरण हो गया। तनु विलयन में क्या होता है? छोटा n का मान बहुत बड़ा, मतलब बड़ा हो जाता है कैपिटल N के मान से। तो
स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जब स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान 1 हो जाएगा तो मान रख लें इसमें P0 माइनस PS बटे P0 बराबर एन अपान 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, एन प्लस एन का मान क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन, ये आपका आ जाएगा ये इस टाइप का। और हम लोग कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर छोटा एन का मान छोटा डब्लू बटे छोटा एम बटे कैपिटल एन का मान बड़ा डब्लू बटे बड़ा एम, बड़ा डब्लू बटे बड़ा एम। तो ये सब पलट जाएंगे, छोटा एम बटे छोटा एम, डब्लू बटे छोटा एम नीचे आ जाए, इससे आ जाए गुणते क्या हो जाएगा, बड़ा एम ऊपर चला जाएगा और छोटा डब्लू बड़ा डब्लू नीचे आ जाएगा। तो ये आपका सूत्र आ गया इस टाइप का, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा ये समीकरण 2 हो गया आपका। देखिए कैसे समीकरण 2 हो गया, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर छोटा डब्लू गुणते बड़ा यम बटे छोटा यम गुणते बड़ा डब्लू। ये सब कहाँ से आया, अभी छोटा यम और बड़ा ये वाला मान स्मॉल एन का मान है और ये यहाँ से ऊपर गया तो ये कैपिटल एन का मान हो गया, पलटा हुआ है ये, कैपिटल डब्लू बटे स्मॉल एम, कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम था तो ये नीचे था ऊपर चला गया। यहाँ पे समीकरण सेकंड हो गया आपका। समीकरण 2 की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान की गणना ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 यही है, इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान की गणना। राउल्ट के नियम की सीमाएं अगर पूछ लिए तो क्या करेंगे हम लोग, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं राउल्ट के नियम की सीमाएं, पहला क्या है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयन पर ही लागू होता है। किस पर लागू होता है, अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयन पर लागू होता है। और क्या है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो विद्युत अपघट्य विलयन में अलग हो जाते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। राउल्ट के नियम की सीमाएं खत्म। राउल्ट के नियम के बाद अगला हम लोग देखते हैं कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग कीजिए। कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण से लिखना है। अब हम लोग कोलराउस का नियम देख लेते हैं। कोलराउस का नियम, कोलराउस देखते हैं हम। कोलराउस में क्या है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं का योग के बराबर होता है। आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा m इन्फिनिटी इक्वल टू V
प्लस लैम्डा लैम्डा प्लस इन्फिनिटू, फिर प्लस बीचों बीच v माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटू। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े अभी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता धन आयन, मोलर चालकता क्या है, ये है लैम्डा इन्फिनिटू, धन आयन हो या ऋण आयन हो, ये क्या है, आयनिक चालकताओं के योग के बराबर है। जो मोलर चालकता है ये आयनिक, दोनों आयनिक चालकता है, इनके योग के बराबर है। जहाँ लैम्डा प्लस इन्फिनिटू तथा लैम्डा माइनस इन्फिनिटू ये क्या है, धन आयन और ऋण आयन आयनिक चालकता है। आयनिक चालकता, आयनिक चालकता कौन, प्लस और माइनस, ये दोनों क्या है, आयनिक चालकता है। और V प्लस V माइनस क्या है, धन आयन और ऋण आयनों की संख्या है, धन आयन और ऋण आयनों की संख्या, धन आयन एवं ऋण आयन की संख्या, धन आयन और ऋण आयन की संख्या है। हो गया कोलराउस के नियम, आगे उसी में कोलराउस के नियम हो गया, इसका एक अनुप्रयोग कह रहा है। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर आणविक चालकता का निर्धारण। वैसे दो नियम है, पहला हम लोग लिख लें, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर आणविक चालकता का निर्धारण, आणविक चालकता का निर्धारण। तो हम लोग देख लें इसको, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता सोडियम एसीटेट तथा HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, CH3COO सोडियम एसीटेट, इसका नाम है। एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता सोडियम एसीटेट HCl तथा NaCl के अनंत तनुता पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। CH3COO यहाँ पे HCl तथा NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे लैम्डा HCl की बात हो रही है यहाँ पे, लैम्डा इन्फिनिटी HCl, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटू H प्लस आयन और प्लस लैम्डा इन्फिनिटू Cl माइनस आयन हो जाएगा, ये आपका H प्लस आयन और Cl माइनस। ऐसे लैम्डा इन्फिनिटू NaCl का हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस हो जाएगा, फिर लैम्डा इन्फिनिटू Cl माइनस हो जाएगा, ये आपका आ गया। CH3COO का भी निकाल लें हम लोग, लैम्डा इन्फिनिटू CH3COO इसका निकाल लें, लैम्डा इन्फिनिटू CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस, ये हो गया आपका। CH3COOH का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, CH3COOH के स्थान पे यहाँ पे COO माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, हो गया। इसको हम लोग, हाँ इसको भी लिख लें, लैम्डा इन्फिनिटू CH3COOH का इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटू CH3COOE, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस लैम्डा इन्फिनिटू यहाँ पे H प्लस आना जाएगा। ये आपका पूरा हम लोग लिखें, अगर लैम्डा इन्फिनिटू CH3COOH का क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटू H प्लस आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटू Cl माइनस आयन
Cl माइनस आयन हो गया प्लस लैम्डा इन्फिनिटू CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस फिर माइनस लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस फिर प्लस लैम्डा इन्फिनिटू Cl माइनस, ये आपका आ जाएगा। CH3COOH बराबर क्या आ जाता है, लैम्डा इन्फिनिटू H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन फिर प्लस लैम्डा इन्फिनिटू CH3COO माइनस फिर प्लस लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस फिर माइनस लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस Cl माइनस लैम्डा इन्फिनिटू। प्रथम नियम आपका हो गया। अगला है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटिका वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य 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 के वियोजन कोटि या वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। कोलराउस के नियम से हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटिका वियोजन कोटिका या वियोजन मात्रा, वियोजन की मात्रा। कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की सूत्र हम लोग इस प्रकार है, देखेंगे। अल्फा बराबर लैम्डा यहाँ पे C की बात हो रही है, इन्फिनिटू नहीं रहेगा, C/m बटे लैम्डा m इन्फिनिटू, ये आपका सूत्र आ जाएगा। इन्फिनिटू ये क्या है, अल्फा बराबर लैम्डा CM बटे लैम्डा m इन्फिनिटू, जहाँ अल्फा क्या है, वियोजन की कोट या वियोजन की मात्रा है, वियोजन की कोटि या मात्रा। और लैम्डा m इन्फिनिटू C क्या है, C सांद्रता C पर आणविक चालकता, सांद्रता C पर आणविक चालकता। फिर आगे लैम्डा m इन्फिनिटू बराबर अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर आणविक चालकता, आणविक चालकता, आणविक चालकता। लैम्डा m इन्फिनिटू क्या है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता। ये हो गया आपका, ये दूसरा भी नियम हो गया कोलराउस का। पहला दूसरा नियम, पहला नियम क्या था, पहला नियम था अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता सोडियम एसीटेट HCl तथा NaCl की अनंत तनुता की मोलर चालकता की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ज्ञात किए थे, लैम्डा इन्फिनिटू HCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटू H प्लस और लैम्डा इन्फिनिटू Cl माइनस। फिर इसी तरह NaCl का निकाले तो Na प्लस Cl माइनस, इसी CH3COO का निकाले तो CH3COO माइनस हो गया, Na प्लस हो गया। CH3COOH का निकाले तो CH3COO माइनस H प्लस हो गया। इसी तरह हम लोग अब अगला दुर्बल नियम विद्युत अपघट्य का नियम क्या था, वियोजन की मात्रा कैसे निकाले, कोलराउस के नियम सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की निम्नलिखित हम लोग सूत्र निकाले हैं। अल्फा बराबर लैम्डा CM बटे लैम्डा इन्फिनिटू m। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा या कोटि की मात्रा हो गई थी। अल्फा के बाद लैम्डा MC क्या था, सांद्रता पर C, सांद्रता C पर को क्या है, सांद्रता C पर आणविक चालकता, आणविक चालकता। फिर उसके बाद लैम्डा m इन्फिनिटू अनंत तनुता पर आणविक चालकता, अनंत तनुता पर आणविक चालकता आ गया। आगे वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल या संचायक बैटरिया किसे कहा जाता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। द्वितीयक सेल वह सेल जिसकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। द्वितीयक सेल कौन सी सेल होती है, वह सेल होती है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होती है। द्वितीयक सेल अथवा संचायक सेल या संचायक बैटरी कहलाती है।
संचायक सेल या संचायक बैटरी कहलाती है। द्वितीयक सेल को ही क्या कहा जाता है? संचायक सेल या संचायक बैटरी। कैसे? वह सेल जिनकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होती है, अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे? संचायक सेल या संचायक बैटरी कहते हैं। इस प्रकार जो है वैद्युत स्रोत के द्वारा उन्हें जो हम लोग चार्ज करके फिर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। संचायक सेल या संचायक बैटरी भी कहा जाता है इसको। संचायक सेल या संचायक बैटरी भी कहते हैं इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो बैटरी पुनः आवेशित की जा सके द्वितीयक सेल कहलाती है। जो बैटरी पुनः आवेशित यानी चार्ज किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को क्या कह रहे थे? संचायक सेल या संचायक बैटरी। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला था सीसा संचायक सेल, दूसरा पहला क्या है? सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सीसा संचायक सेल क्या है? 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की द्वितीयक बैटरी होती है। 3 या 6 सेल होते हैं, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। 3 से 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और 2 वोल्ट की जो है प्रत्येक सेल जो होती है, जो 6 से 12 वोल्ट की बैटरी है, द्वितीयक वोल्ट जो है संचायक सेल एक क्या है? 6 वोल्ट या एक 12 वोल्ट की द्वितीयक बैटरी होती है। सेल होते हैं जिसमें 3 या 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक सेल जो 3 से 6 हैं वो प्रत्येक सेल में 2 वोल्ट की होती है सोल। उसमें जो है एनोड लेड की जाली लगी होती है। इसमें H2SO4 38% का होता है और इनका घनत्व 1.3 ग्राम प्रति ml होता है। विद्युत अपघट्य कार्य करता है। एनोड पे क्या होता है? डिस्चार्ज अभिक्रिया Pb++ और 2 होता है। कैथोड पे क्या होता है? Pbs + PbO2 + 2H2O क्या हो जाएगा? 2PbSO4 + 3H2O हो जाता है सीसा संचायक सेल में। आगे हम लोग देखते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देना है। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता था तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देना है। मोलर चालकता को क्या कहा जाता है? आणविक चालकता भी कहते हैं। मोलर चालकता को आणविक चालकता भी कहते हैं। आणविक चालकता। अब हम लोग किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता रो। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता रो क्या है? ये सिग्मा। यहाँ पे किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता क्या है? सिग्मा है। सिग्मा ये है सिग्मा तथा आयतन V। तथा आयतन क्या है? V है। के गुणनफल को मोलर चालकता लैम्डा m कहा जाता है। लैम्डा m क्या है? मोलर चालकता। गुणनफल को मोलर चालकता लैम्डा m अथवा आणविक चालकता कहते हैं। तो लैम्डा m बराबर सूत्र क्या हो गया? सिग्मा इंटू V। यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा करने की बात किया था। और हम लोग पढ़े थे V का मान होता है 1000/m। तो हम लोग सिग्मा इंटू 1000/m कर लें। ये आपका क्या आ गया? लैम्डा m क्या है? मोलर चालकता। ये क्या है? मोलर चालकता। मोलर चालकता और क्या गया? सिग्मा इंटू 1000/m। जहाँ क्या है? V क्या है? V आयतन लीटर में वह आयतन है जो 1 ग्राम मोल विलेय होता है। और यम क्या है? मोलरता है। यम क्या है? मोलरता। यह मोलरता हो गया, V आयतन हो गया और लैम्डा m क्या है? मोलर चालकता हो गया। तो मोलर चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? मोलर चालकता की इकाई यानी मात्रा क्या हो जाएगी? प्रति ओम इनवर्स यानी ओम घातीय -1 गुणित सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल घातीय -1 मोल घातीय -1
इसी को हम लोग लिख सकते हैं यस सी एम स्क्वायर जी एम मोल इनवर्स, इस तरह। यस क्या है, साइमन हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम प्रति मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम प्रति मोल। ये और क्या कहेंगे इसको, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम प्रति मोल। ये आपका किसका मात्रक है, मोलर चालकता का मात्रक है। चालकता आगे है, चालकता, विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकता। चालकता क्या है, विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। कैपिटल आर के व्युत्क्रम यानी 1/r चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, चालकता को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल जी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कैपिटल सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। चालकता कितनी आ गई, 1/r सी बराबर चालकता और क्या है, मोलर चालकता का परिवर्तन। अब यहाँ पे हम लोग विशिष्ट चालकता क्या है उसको देख लेते हैं। ये तो आपका आ गया चालकता का। विशिष्ट चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता क्या कहलाता है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा बराबर 1/ρ। तो रो बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, RA/L हो गया। और हम लोग रो बराबर पढ़े RA/L। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हम लोग देख लेते हैं निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण की व्याख्या करना है। निर्नष्ट समीकरण है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव विलयन की सांद्रता तथा ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका अध्ययन निर्नष्ट नामक रसायनज्ञ ने एक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया, जिसे निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। एक रसायनज्ञ निर्नष्ट नामक रसायनज्ञ जो थे वो एक समीकरण प्रस्तुत किए, जिसे निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। निर्नष्ट समीकरण क्या है हम लोग देख लेते हैं। E बराबर E0 2 + 2.303 RT/NF log 10 कंसंट्रेशन m पावर n प्लस में, ये कंसंट्रेशन है बड़ा ब्रैकेट में, यम को पावर लगा देंगे n। तो ये क्या हो गया आपका सूत्र, E बराबर E0 2.303/NF RT log 10 m पावर n प्लस। आगे इसी सूत्र को हम लोग और लिख सकते हैं। E बराबर E0 प्लस 0.0590/n log 10 m पावर n। ये आपका निर्नष्ट का समीकरण है। अगला है क्वेश्चन आपका, देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम या प्रथम नियम या प्रथम द्वितीय दोनों नियम या फिर जो है फैराडे का नियम याद करना है, लिखना है। तो हम लोग पहले विद्युत अपघटन क्या है उसको पढ़ लें। विद्युत अपघटन क्या है, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो प्रकार के आवेशित कणों में
विभाजित हो जाता है। तो वह दो प्रकार के आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। कौन सी घटना को? जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो प्रकार के आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है या विभाजित हो जाता है। इस घटना को विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे गलित सोडियम क्लोराइड है, उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl को अगर विद्युत अपघट्य करेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। Na+ Cl-, Na+ है, NaCl है, ये किस में टूट गया? Na+ और Cl- में। फैराडे के विद्युत अपघटन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। पदार्थों की मात्रा प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। फिर से एक बात सुन लीजिए, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, W समानुपाते Q, W समानुपाते IT, Q बराबर IT होता है, तो रख लिए मान हम लोग। W बराबर ZIT, समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ZIT। जो Z है वो क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। प्रथम नियम हो गया आपका W बराबर ZIT। कौन सा? फैराडे का प्रथम नियम है W बराबर ZIT। फैराडे के द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से होकर विद्युत समान मात्रा में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। W समानुपाते यानी अनुक्रमानुपाते ये आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या है? W1 W2 क्या है? इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 W1 बटे W2 कर ले, बराबर क्या आ जाएगा? E1 बटे E2 क्या है? रासायनिक तुल्यांक। E1 और E2 रासायनिक तुल्यांक है। तो ये आपका हो गया नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं? वांट हाफ गुणांक की उपयोगिता बताइए। वांट हाफ गुणांक पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और समान सांद्रता के विद्युत अपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण के आपेक्षिक मान का अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है। पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और
समान सांद्रता के विद्युत अपघट्य के लिए अणु संख्य गुण के अपेक्षित मान का अनुपात वान टू हाफ गुणांक आई कहलाता है। वान टू हाफ गुणांक क्या है? आई कहलाता है। आई बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र पदार्थ के अणु संख्य गुण का प्रेक्षित मान। किसका प्रेक्षित मान? पदार्थ के अणु संख्य गुण का प्रेक्षित मान बटे विद्युत अपघट्य के अणु संख्य गुण का अपेक्षित मान। इसका अपेक्षित मान विद्युत अपघट्य के लिए अणु संख्य गुण का अपेक्षित मान। ये कौन सा मान था? ऊपर प्रेक्षित मान, नीचे अपेक्षित मान। आ गया। अब वहाँ पे हम लोग वान टू हाफ गुणांक आई सूत्र आ गया। आई बराबर क्या है? प्रेक्षित मान बटे अपेक्षित मान। उपयोगिता हम लोग देख लेते हैं। विद्युत अपघट्य अनअपघट्य विद्युत अनअपघट्यों के लिए वान टू हाफ गुणांक आई बराबर 1 होता है। याद रखिएगा सब लोग। विद्युत अनअपघट्य के लिए वान टू हाफ गुणांक आई बराबर 1 होता है, जो विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं। यदि आई का मान 1 से अधिक हो तो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं।